चलो, है ना। आज का जो हम लोग को टॉपिक देखना था, किसका देखना था? कर्नाटक वॉर का। ठीक है, तो आज का टॉपिक क्या है अपना? कर्नाटक वॉर। ठीक है, या कर्नाटक का युद्ध। इस युद्ध को हम लोग किस नाम से और जानते हैं? एंग्लो फ्रेंच वॉर के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से? एंग्लो फ्रेंच वॉर। ठीक है, या आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध के नाम से भी जानते हैं। 3 युद्ध था बेसिकली, है ना। सबसे पहले ध्यान देना कि थोड़ा सा इसका बेसिक इम्पैक्ट को हम और देख लेते हैं कि फ्रांस का भारत जब आगमन हुआ तो भारत आने वाली ये क्या थे? अंतिम यूरोपीय कंपनियां थी। ठीक है, अंतिम जितनी भी कंपनियां आई, जितने भी व्यापारी आए, उसमें सबसे अंतिम में कौन आए? फ्रांसीसी आए। सबसे लास्ट कौन आए? फ्रांसीसी आए। इस कंपनी का नाम हम लोग जानते हैं कंपनी देश इंडसे ओरिएंटलिस। इस कंपनी का नाम था, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? कंपनी फ्रांसीसे पॉरलेक कॉमर्स देश, ऐसा करके। ठीक है, ये इसमें यहाँ पर इंग्लिश में बोलते हैं। हम जानते हैं कि पहले भी इसको एक बेसिक रिवाइज और देख लेते हैं कि इसकी स्थापना, इस कंपनी की स्थापना कब हुई थी? 1664 में हुई थी, जिस समय लुई 14वें का शासन है। किसका है? लुई 14वें का शासन है। और इसका मंत्री कौन था? कोलबर्ट था। कौन था? कोलबर्ट इसका मंत्री था। ठीक, इस समय ये हम लोग ये भी ध्यान में रखते हैं कि चूंकि यह जो कंपनी है वो पूर्णतः शासकीय कंपनी थी, पूर्णतः गवर्नमेंट के द्वारा बनाई गई कंपनी थी, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं? पूर्ण राज्य नियंत्रित या फुल स्टेट कंट्रोल्ड क्या थी? ये कंपनी कहते हैं इसको। ठीक, इसकी प्रथम फैक्ट्री कहाँ पे स्थापित हुई? 1668 में सूरत में। कहाँ पे? सूरत में स्थापित हुई। और सबसे लास्ट कब? 1794 में। ठीक है, 1794 इसका लास्ट था कंपनी के यहाँ पे। ठीक है, हम लोग इसके 3 युद्धों को देखने के पीछे का रीजन क्या है कि ये लोग आए यहाँ पे क्यों थे? इनका बेसिक उद्देश्य जो हम था यहाँ, वो क्या था? केवल व्यापार करना। लेकिन कंपनी में जब कोलबर्ट ने इसकी स्थापना की तो मैंने आपको बताया था कि इनको लगभग, इस कंपनी को 30 लाख फ्रैंक दिए थे। कितने? 30 लाख फ्रैंक, ताकि यह व्यापार कर सके। और साथ में यह अनुमति भी दी गई थी कि यह क्या कर सके? यहाँ पर आकर अपने साम्राज्य का विस्तार भी कर सके। ठीक है, इस कंपनी के सबसे महत्वपूर्ण जो गवर्नर थे, उनमें से हम लोग नाम जानते हैं किसका किसका? जैसे मार्टिन था, ड्यूमा था। तो यहाँ तक कंपनी क्या कर रही? बस्तियों को स्थापित कर रही है, अपने व्यापार को बढ़ा रही है। लेकिन जहां पर 1742 के बाद से डुप्ले का इंट्रोड्यूस होता है यहाँ पर इंडिया में, तो वहां से यूरोपियन साम्राज्यवाद का शुरुआत हो जाता है। ठीक है, कि किस तरीके से अपने यूरोपीय साम्राज्य को क्या करना है? बढ़ाना है। ठीक है, ये हम इम्पैक्ट हम लोग यहाँ पर देखते हैं, उसको आगे चलेंगे, है ना। पूर्णतः व्यापारिक रूप से कब तक चलती रही है? 1664 से लेकर 1741 तक। यानी कि मैं क्या बताया थोड़ी देर पहले कि अब तक जितने भी गवर्नर यहाँ पे हुए, चाहे वो अल्फांसो डिसूजा की बात करें, फ्रांसिस मार्टिन की बात करें, है ना, तो इन सबको हम लोग अगर क्रम से देखेंगे तो इन लोग की क्या थे? केवल अपने व्यापार पे ध्यान दिए। 1735 में भी जो ड्यूमा आया गवर्नर बन के, उसने भी केवल व्यापार और अपने बस्तियों को, और कहना चाहिए कि जितने भी फ्रांसीसी जो कोठियां थी उनको व्यवस्थित करने का काम किया। लेकिन 1741 के बाद का सिनेरियो अलग था, क्योंकि उसके बाद डुप्ले आया और डुप्ले के मस्तिष्क में केवल और केवल साम्राज्यवादी विचारधारा पोषित थी। ठीक है, उसी को हम लोग ज्यादा देखते हैं। तो अब इसके बाद जो था इनका जो कहना चाहिए कि इनका जो उद्देश्य था वो सेकंड स्टेज पे किस तरीके से आ गया? ये व्यापारिक प्लस साम्राज्यवादी विस्तारवादी नीतियों पे आ गए थे। कब से? 1741 के बाद से। तो अब ये व्यापार के साथ साथ क्या करेंगे? अपने साम्राज्य का भी विस्तार करेंगे, क्योंकि फ्रांसीसी कंपनी एक ऐसी कंपनी थी जिसको भारत में युद्ध करने और साम्राज्य का विस्तार करने का भी क्या था? अधिकार था। ठीक है, और लगभग 10 साल तक या कोलबर्ट ने ये कह रखा था कि इस कंपनी को किसी भी प्रकार का अगर आर्थिक नुकसान होता है तो उस नुकसान की भरपाई भी कौन करेगी? कंपनी करेगी, ऐसा उसे कह रखा था। ठीक, ये युद्ध जो हम लोग किस रूप में देखते हैं? अंग्रेजों के और फ्रांसीसियों की प्रतिस्पर्धा के रूप में देखते हैं। इंग्लिश फ्रेंच कंपटीशन के बेस पर इसको हम लोग देखते हैं। 3 युद्ध हुआ। पहला 1746 से 48 के बीच में हुआ। ठीक है, दूसरा युद्ध हुआ हमारा 1749 टू 54 के बीच में हुआ। और तीसरा कब हुआ? 1756 से 63 के बीच में। और ये इस पूरे युद्ध का घटनाक्रम या इसकी पूरी पृष्ठभूमि कहाँ है? यूरोप में है। कहाँ है? यूरोप में।
मैं आप लोग को बता चुका हूं और आगे की स्लाइड में भी हम लोग इसको देखेंगे कि किस तरीके से यूरोप में होने ही घटनाओं का परिणाम कहां पड़ा, इन दोनों देशों के उपनिवेशों पर। ठीक है, क्योंकि जहां जहां फ्रांस और ब्रिटेन के उपनिवेश थे, या जहां जहां फ्रांस और ब्रिटेन ने अपनी कॉलोनियां बनाई थी, अपनी बस्तियां थी, और जिन जिन क्षेत्रों पर ये अपने बड़े आधिकारिक रूप से शासन कर रहे थे, शासन करना चाहिए कि व्यापार कर रहे थे, उन क्षेत्रों पर इसका गहरा प्रभाव पड़ा। दोनों देशों के बीच में क्या उत्पन्न हुआ, तनाव उत्पन्न हुआ था। क्या उत्पन्न हुआ, तनाव उत्पन्न हुआ। और उसी का परिणाम था कि हम भारत में भी इसकी एक पृष्ठभूमि किस रूप में देखते हैं, कर्नाटक युद्ध के रूप में देखते हैं। ठीक है, क्या था इसका मेन, अब हम लोग फर्स्ट कर्नाटक वॉर के से इसको हम लोग देखना भी स्टार्ट करेंगे। ठीक, अब यहाँ पर ध्यान रखो महत्वपूर्ण घटनाएं क्या हुई कि शेर खान लोधी से हमने क्या लिया था, पौंडीचेरी को, और जिसपे फ्रैंको मार्टिन ने क्या बनाया था, पौंडीचेरी बस्ती की, या वहां पे फोर्ट लुई की स्थापना की थी। हम लोग इस बात को जानते हैं, मेरे ख्याल से 1701 के आसपास की बात है, जहां पे पौंडीचेरी की क्या हुई है, स्थापना हुई है। ठीक है, और ये बेसिकली कौन से एरिया में आता है, कर्नाटक के एरिया। ध्यान रखना कि कर्नाटक के युद्ध में हैदराबाद, कर्नाटक और कहना चाहिए कि मद्रास का जो महत्वपूर्ण भाग है वो क्या होता है, प्रभावित होता है। ठीक है, 3 युद्ध हैं ऐसा हम लोग देख चुके हैं, और मैं कल ये बता चुका हूं कि चूंकि यह संपूर्ण जो युद्ध है वह कौन से क्षेत्र पे हुआ, संपूर्ण कर्नाटक के क्षेत्र पर हुआ, इसीलिए यह युद्ध क्या कहलाता है, कर्नाटक का युद्ध कहलाता है। ठीक है, एक तरफ नीचे पौंडीचेरी है, ऊपर में मद्रास का फोर्ट सेंट थोमे का क्षेत्र है। ये किनके पास है, अंग्रेजों के पास है, और यह किसके पास है, आपका फ्रांसीसियों के पास है। इसीलिए ये दोनों युद्ध क्या हो जाते हैं, सॉरी, इसीलिए ये क्षेत्र क्या हो जाता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है इस पृष्ठभूमि में, और कर्नाटक के क्षेत्र में यह युद्ध होने के कारण ये क्या कहलाता है, कर्नाटक का युद्ध कहलाता है। किसका युद्ध कहलाता है, कर्नाटक का युद्ध। क्लियर है यहाँ तक, आगे बढ़ सकते हैं हम लोग, है ना। तो 3 युद्ध हुए, और 3 युद्ध का कारण क्या क्या था उसको हम लोग समझ लेते हैं। सबसे पहला क्या, यूरोपीय कंपनियों का व्यापारिक टकराव। अब चूंकि प्रतिस्पर्धा का दौर है और इस समय विभिन्न यूरोपीय कंपनियां भारत में आई हुई हैं, तो उसमें जो शक्तिशाली कंपनियां हैं उनके बीच में आपसी टकराव होना क्या है, जायज है। पहले ही अंग्रेजों ने क्या कर लिया है कि डचों और पुर्तगालियों को अपने से कहना चाहिए कि भारत के व्यापार से लगभग लगभग बाहर कर दिया है और अपनी सर्वोच्चता साबित कर लिया है। अब उसके पास एक बड़ी शक्ति है, कौन सी है, फ्रांसीसी है या फ्रांस है, जिसके साथ उसको क्या करना है, कंपटीशन करना है। तो यूरोपीय कंपनियों में दोनों के बीच में क्या है, आपसी टकराव है। ठीक है, जिस तरीके से एक दूसरे से होड़ लगी हुई है, बादशाहों से, नवाबों से, सूबेदारों से फरमान प्राप्त करने की होड़ लगी है कि किस तरीके से भारत में ज्यादा से ज्यादा व्यापारिक सुविधाएं प्राप्त कर सके। तो ये जाहिर सी बात है कि दोनों कंपनियों के बीच में क्या होगा, व्यापारिक टकराव अवश्य होगा। ठीक है, बिजनेस कॉन्फ्लिक्ट जिसको हम लोग बोलते हैं। ठीक, दूसरा पॉइंट क्या है, भारतीय प्रशासन कमजोर है यूरोपीय कंपनियों के द्वारा। कारण क्या समझना, उसको मैं क्या बोल रहा हूं कि भारतीय प्रशासन इस समय कमजोर है यूरोपीय कंपनियों के द्वारा, यूरोपीय कंपनियों द्वारा सेना दिए जाने के कारण। कई ऐसी संधियां हैं, कई ऐसे कहना चाहिए कि ट्रिटीज हैं या समझौते हैं, जिनके कारण जो है कई दरबारों में, चाहे हैदराबाद हो, कहीं कर्नाटक की बात हो, बंगाल में हो, जिस तरीके से हम लोग देखते हैं आसपास का, तो वहां पर यूरोपीय सेना का जो प्रभाव है उन क्षेत्रों में, जिसके कारण से क्या हुआ, भारतीय प्रशासन कमजोर हुआ। उसी का एक परिणाम क्या है, यह युद्ध भी है। ठीक है, उसका परिणाम क्या है, यह युद्ध भी है, क्योंकि हमारे यहाँ का जो भारतीय प्रशासन है वो क्या था, कमजोर था। ठीक, जैसे सिंपल सा एग्जांपल समझना कि एक व्यवस्था लागू की थी किसने, पुर्तगालियों ने, जिसको हम लोग कार्टज आर्मेडा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कार्टज आर्मेडा। मुगल बादशाह के अधीन वो चल रहा था। अरब सागर में व्यापार करने के लिए जो कार्टज आर्मेडा सिस्टम जो लागू किया गया पुर्तगालियों के द्वारा, उसमें व्यापार करने के लिए, यानी कि वहां उन्होंने एक लागू कर दिया, एक निर्मित एक परमिट जारी कर दिया कि अरब सागर में जो भी जहाज व्यापार के लिए आएगा उसके पास ये परमिट होना चाहिए, नहीं तो उस क्षेत्र में वो प्रवेश नहीं कर सकता, अरब सागर के क्षेत्र में। तो उस क्षेत्र में व्यापार करने के लिए खुद बादशाह अकबर को भी क्या होना पड़ा है,
उनसे परमिट या कार्टज लेना पड़ा है। तो आप समझ सकते हैं कि भारतीय प्रशासन की कमजोर होने के कारण और जो लाभ इन कंपनियों ने अपनी सेना के द्वारा जो उठाया, तो उसका एक प्रभाव था कि यहाँ पर क्या हुआ, कर्नाटक का युद्ध हुआ। अगर भारतीय प्रशासन मजबूत होता, यहाँ का जो रियासत या यहाँ के बादशाह मजबूत होते, तो मेरे ख्याल से शायद ही इस समय क्या होता, ये कर्नाटक के युद्ध होते। ठीक है। ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में विद्वेष, यूरोपीय राजनीति में या हम वर्ल्ड हिस्ट्री में अगर हम लोग उठाकर देखें तो ब्रिटेन और फ्रांस के जो संबंध है बहुत ज्यादा क्या नहीं है, अच्छे नहीं है। ठीक है, आपस में कहीं ना कहीं दोनों के बीच में टकराव रहा है। ठीक है, तो एक उसका बड़ा कारण बनता है। डुप्ले की नियुक्ति और साम्राज्यवाद का विस्तार, 1741 में जब फ्रांसिस डुप्ले का डुप्ले की नियुक्ति की गई है, तो उसके बाद हम ये देखते हैं कि डुप्ले ने सर्वाधिक प्रयास किया है साम्राज्य के विस्तार का। किसका प्रयास किया है, साम्राज्य का के विस्तार का। ठीक है, भारत की पृष्ठभूमि में या भारत में यह पहला व्यक्ति है जो किस लिए जाना जाता है, यूरोपीय साम्राज्यवाद की स्थापना के लिए। ठीक है, तो भारत में इससे पहले किसी कंपनी ने क्या प्रयास नहीं किया था, साम्राज्यवाद के विस्तार का प्रयास नहीं किया था, लेकिन ये पहला व्यक्ति है जो यहाँ पे क्या कर रहा है, साम्राज्यवाद के विस्तार का प्रयोग कर रहा है। ठीक है, क्या नाम है इसका, फ्रांसिस डुप्ले। अब इसके प्रयासों का, इसकी नीतियों का क्या प्रभाव पड़ रहा था भारत में, उसको हम लोग देखते हैं, और उसी के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे किसके लिए, पहले कर्नाटक वॉर के लिए। ठीक है, समझ में आया, जिसको हम लोग एंग्लो फ्रेंच वॉर के नाम से भी हम लोग क्या करते हैं, जानते हैं। ठीक, फर्स्ट कर्नाटिक वॉर 1746 टू 48। ठीक है, समझना यहां पर। अब चूंकि कर्नाटक का संपूर्ण जो क्षेत्र है ना, ये इस युद्ध की पृष्ठभूमि में रहा है, इसलिए कर्नाटक वॉर के नाम से जाना जाता है। अब कर्नाटक में की स्थिति को भी अगर हम लोग समझ ले, तो मैंने बताया है कि कर्नाटक की स्थापना किसने की थी, सादतुल्ला खान ने की थी। किसने की थी, सादतुल्ला खान ने की थी। सादतुल्ला खान के बाद यहाँ का नवाब कौन बना, दोस्त अली बना। कौन बना, दोस्त अली बना। दोस्त अली की मृत्यु कब हो गई, 1735 में। 1735 इस समय गवर्नर कौन था, फ्रांसीसी बस्तियों का ड्यूमा था, और इस समय दोस्त अली और फ्रांसीसियों के बीच में क्या थी, गहरी मित्रता भी थी, उनके बीच में अच्छा संबंध भी था। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्त अली की जब मृत्यु हुई 1735 में, इस मृत्यु का कारण भी मैं बता रहा हूं, क्योंकि 1735 में रघुजी भोसले जो मराठा सरदार था, है ना, कौन, रघुजी भोसले, रघुजी भोसले, इसके सेनापति का नाम था भास्कर पंत। बाद में इसकी हत्या 1744 के करीब में सिराजुद्दौला ने की थी बंगाल में, क्योंकि बंगाल में भी इसने आक्रमण किया था। ठीक है, तो इसका आक्रमण हुआ चौथ वसूली के लिए। ठीक है, इसका आक्रमण हुआ और इसी समय क्या हुआ, दोस्त अली की मृत्यु हो गई। दोस्त अली की क्या हो गई, मृत्यु हो गई। और दोस्त अली के बाद अगला जो नवाब बना उसका नाम क्या है, अनवरुद्दीन है। अगला नवाब कौन बना, अनवरुद्दीन बना था। ठीक है, ठीक, क्लियर यहां तक। तो अभी जब वर्तमान में जब हम लोग कर्नाटक का युद्ध देखेंगे, तो यहाँ का नवाब कौन है, आपका अनवरुद्दीन है। कौन है नवाब इस समय, अनवरुद्दीन नवाब। क्लियर है यहाँ तक, है ना, कोई डाउट नहीं है। कर्नाटक की पृष्ठभूमि में लड़ा जा रहा है, तो कर्नाटक का बैकग्राउंड थोड़ा सा हम लोग को समझना जरूरी है। ठीक है, मैंने वैसे पिछले क्लास में थोड़ा सा इसको बता दिया था, है ना, कि इसके बारे में थोड़ा सा आप लोग को डिक्टेट भी कर दिया था कि कर्नाटक की स्थिति क्या थी इस समय। ठीक है, क्लियर है ना, आगे बढ़ सकते हैं हम लोग, चलो। ठीक है, अब हम लोग कर्नाटक का फर्स्ट वॉर देखते हैं। इस समय सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो कौन है, आपका फ्रांसीसी कंपनी है। ठीक है, कौन सी कंपनी, फ्रांसीसी कंपनी, फ्रेंच कंपनी, जिसका इस समय गवर्नर कौन है, इसकी बस्तियों का
डुप्ले है ना, कौन है, डुप्ले, फ्रांसिस डुप्ले। ठीक है, और इसमें अब कौन कौन किरदार है, पात्र कौन कौन से हैं इस पहले युद्ध में, डुप्ले होगा और लाबूदोर्ने होगा। ठीक है, एक तरफ कौन होंगे, ब्रिटिश कंपनी होंगे, और ब्रिटिश कंपनी में इस समय कौन है, कैप्टन मोर्स है, कैप्टन मोर्स, और दूसरा कौन है, कैप्टन बार्नेट। कौन था, कैप्टन मोर्स और दूसरा कैप्टन बार्नेट। तीसरा कौन आएगा, कर्नाटक का नवाब शामिल होता है इसमें, और कर्नाटक का नवाब कौन है, अनवरुद्दीन, और अनवरुद्दीन का पुत्र कौन, महफूज खां। ठीक है, उसका पुत्र का क्या नाम है, महफूज खां। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। तो ये इतने क्या है हमारे पिक्चर के मुख्य पात्र हैं। ठीक है, अब लड़ाइयाँ लड़ी जाएगी तो कुछ ना कुछ तो वो पात्र तो होंगे ही ना हमारे बीच में। तो एक तरफ कौन है, डुप्ले है और लाबूदोर्ने है। ठीक है, तो लाबूदोर्ने ये ध्यान में रखना कि लाबूदोर्ने फ्रांसीसी बस्ती मॉरिशस का क्या था, गवर्नर था। किसका गवर्नर था, मॉरिशस का गवर्नर था। ठीक है, जिसको अपनी सहायता के लिए डुप्ले ने बुलवाया था। 1721 में फ्रांसीसियों ने मॉरिशस पर क्या कर लिया था, अधिकार कर लिया था। ठीक है, तो वहां से उसको बुलाता है ना। आगे बढ़े, समझ है यहाँ पर। ठीक, अब देखो कारण क्या क्या हुआ। सबसे पहले ये स्टार्ट क्यों हुआ, किस लिए, उसके पीछे का रीजन समझना। यूरोप में ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का प्रश्न छिड़ गया। ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार के युद्ध में यहाँ पे हम लोग ये जानते हैं कि यहाँ की महारानी का जो नाम है मारिया थेरेसा, मारिया थेरेसा, इसी को ये उत्तराधिकार मिला था। एक तरीके की यहाँ पे मोनोपोली चलती थी ऑस्ट्रिया में। ठीक है, कि पुरुषों को ही क्या मिलना चाहिए, विरासत में साम्राज्य मिलना चाहिए, स्त्रियों का उससे संबंध नहीं है। इस समय ऑस्ट्रिया के साम्राज्य को हर्बर्ट साम्राज्य ऐसे कुछ समथिंग कहते हैं उसको, है ना। मैं जब आपको एक बार में क्लियर कर दूंगा, हम लोग को उधर जाना नहीं है एक्चुअल में। वहां के साम्राज्य का जो अगला जो सक्सेसर बना जेम्स के बाद, तो वो था चार्ल्स सिक्स्थ, है ना। चार्ल्स सिक्स्थ वो क्या बना, सक्सेसर बना। उससे पहले उसकी दो भतीजियां भी थी जो कायदे से क्या बन सकती थी, यहाँ की उत्तराधिकारी बन सकती थी। चार्ल्स सिक्स्थ ने अपनी पुत्री मारिया थेरेसा के लिए क्या चुना था, उत्तराधिकार चुना था। ठीक है, किसके लिए, मारिया थेरेसा। ठीक है, तो इसके लिए ना रेगुलेशन में ना कुछ तरीके का अनुमोदन की आवश्यकता थी, और वही चाहता था कि कुछ अधिकार किसको मिले, उनकी भतीजियों को भी मिले। ठीक है, इसीलिए उसने कुछ संशोधन भी करा, और मारिया थेरेसा का नाम जो है ऑस्ट्रिया के लोकतंत्र इतिहास में बहुत मजबूत स्थिति में लिया जाता है। ठीक है, तो इसी के समय पे ऑस्ट्रिया पे उत्तराधिकार का एक युद्ध छिड़ गया, जिसमें यूरोप के कुछ देश जो है शामिल हो गए, है ना। और ऑस्ट्रिया के लिए इस समय फ्रांस लड़ रहा था। ठीक है, और एक तरफ इंग्लैंड भी शामिल हो गया। ठीक है, इस युद्ध में इंग्लैंड और फ्रांस दोनों शामिल हैं। अब यहां पर ब्रिटेन और फ्रांस जब दोनों शामिल हो गए हैं, कौन कौन, एक ब्रिटेन और दूसरा फ्रांस, तो इन दोनों देशों के बीच जो तनाव की स्थिति उत्पन्न हुई यूरोप में, जो उत्तराधिकार का संघर्ष 1740 में कहां प्रारंभ हुआ, ऑस्ट्रिया में, उसका प्रभाव कहां कहां पड़ा, तो इन फ्रांसीसियों की साम्राज्यवादी नीति और व्यापारिक महत्वाकांक्षा का जो जड़ है या केंद्र जो है भारत था। ठीक है, तो यहाँ पे भी वो प्रभाव देखने को मिल गया। ठीक है, मतलब कहना चाहिए साफ साफ शब्दों में कि इन देशों के उपनिवेश जिन जिन स्थानों पर थे या जिन जिन देशों में थे, वो इस इन दोनों देशों के बीच के तनाव का जो प्रभाव है वो वहां पर भी देखने को मिला। ठीक है, और दूसरा कारण यहाँ पे अब क्या, कि फ्रांसीसियों ने साम्राज्यवादी नीति जो अपनाई थी, तो यहाँ उसको अंग्रेज पचा नहीं पा रहे थे। ठीक है, जब वहां वो अपने आप को श्रेष्ठ साबित करने में लगे हुए हैं, तो यहाँ कैसे पीछे हटेंगे, अपनी श्रेष्ठता को साबित करेंगे, है ना। तो अपनी महत्वाकांक्षा की सिद्धि के लिए फ्रांसीसी जिस स्टेप को आगे लेकर बढ़ रहे हैं, या कहना चाहिए कि डुप्ले जिस तरीके की नीतियों का संचालन कर रहा है, उसके खिलाफ कौन खड़ा हुआ है, ब्रिटेन। ठीक है, इसीलिए फ्रांसीसियों और ब्रिटिश के बीच में क्या हुआ है, यहाँ पर भी संघर्ष उत्पन्न हुआ। ठीक है, एक कॉन्फ्लिक्ट हुआ।
अंग्रेज नौसेना द्वारा फ्रांसीसी जहाजों पर कब्जा, इसको हम लोग देखेंगे क्योंकि 1745 में जब ये तनाव की स्थिति उत्पन्न हुई है और उसके बाद पहले ये तय किया गया है कि हम आपस में युद्ध नहीं करेंगे, लेकिन उसके बावजूद भी कैप्टन बार्नेट 1745 ईस्वी में फ्रांसीसी जहाजों पर क्या करता है, कब्जे का प्रयास करता है, लेकिन बाद में जब लाबूदोर ने पहुंचता है तो उसको भागना पड़ता है। और उसके बाद उस जहाज का जो कमांडर रहता है, उसका उत्तराधिकारी रहता है बार्नेट का, वो संभाल नहीं पाता और मद्रास पर किसका अधिकार हो जाता है, फ्रांसीसियों का अधिकार हो जाता है। ठीक है, इसके बाद फ्रांसीसियों द्वारा मद्रास पर कब्जा, तो मद्रास पर कब्जा किया उन्होंने क्योंकि मद्रास किसकी बस्ती है, अंग्रेजों की बस्ती है। फोर्ट सेंट थोमे का जो क्षेत्र है वो किसका है, अंग्रेजों का है ना। सेंट थोमे जीत के रखा है उन्होंने वहां पर। ठीक, तो इसलिए यहाँ पर जब मद्रास पर किसका कब्जा होता है, फ्रांसीसियों का कब्जा होता है, तो यहाँ युद्ध क्या हो जाता है, अब अनिश्चित काल की ओर बढ़ जाता है। अनिश्चित काल कहने का मतलब कि अपनी अनिश्चितता की ओर बढ़ जाता है कि अब युद्ध को टाला नहीं जा सकता। ठीक है, अस्वयंभावी जी के एक वर्ड यूज होता है यहाँ पर। ठीक है, कि अब उसको रोकना संभव नहीं है। ठीक है, तो आगे देखते हैं क्या हो रहा था। अब घटनाक्रम कैसा था उसको हम देखते हैं, युद्ध का विस्तार कैसे हुआ, है ना। सबसे पहले हम फ्रांसिस डुप्ले के विषय में हम लोग बता चुका हूं मैं कि फ्रांसिस डुप्ले यहाँ पे था, और दूसरा मद्रास बस्ती का गवर्नर कौन था, मोर्स था। यहाँ कौन है आपका, पौंडीचेरी में डुप्ले है, ये फ्रांसीसियों की बस्ती है, और मद्रास में कौन है, मोर्स। ठीक है, ये कर्नाटक का क्षेत्र है। अब जब ये युद्ध के विषय में, जब यहाँ पे 17 यूरोप में ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का युद्ध जब चालू हुआ 1740 में, और विवाद में बता रहा हूँ, इसको थोड़ा सा वो करता हूँ, जूम आउट करता हूँ, तो ये कि कारण कि मारिया थेरेसा विवाद, ठीक है, इस समय की क्या थी, वहां की रानी थी, राजकुमारी थी। ठीक है, इसको लेकर जो विवाद उत्पन्न हुआ, यही एक बेस कारण था कि इसका उत्तराधिकार का। ठीक है, जो चार्ल्स सिक्स्थ की क्या थी, पुत्री थी, मारिया थेरेसा। अपने आप में लोकतंत्र के इतिहास में बहुत बड़ा नाम है ऑस्ट्रिया में ये। ठीक, तो अब यहाँ पर क्या हो रहा है आपका कि जैसे ही यहाँ पर ये तनाव की स्थिति उत्पन्न हुई, तो सबसे पहले मैं बताता हूँ कि क्या हुआ। कर्नाटक का नवाब कौन है इस समय, अनवरुद्दीन है। कौन है, अनवरुद्दीन। ठीक, डुप्ले इस समय एक पत्र लिखता है मोर्स को, ये कहता है पत्र में कि यूरोप में हो रही घटनाओं का, यूरोप में हो रही घटनाओं का प्रभाव भारत में ना हो। कहाँ नहीं होना चाहिए, भारत में नहीं होना चाहिए। और इसी समय एक पत्र किसको लिखता है, कर्नाटक के नवाब को लिखता है, और कर्नाटक के नवाब को ये कहता है, यानी कि अनवरुद्दीन को वो ये कहता है। ठीक है, वो पत्र क्यों लिख रहा है उसके पीछे का कारण भी बताऊंगा। ठीक है, अनवरुद्दीन को यह लिखता है कि यदि यह युद्ध होता है, एक वादा करता है। ठीक है, क्या वादा करता है कि यदि युद्ध होता है, युद्ध होता है, तो फोर्ट सेंट थोमे को, जो अंग्रेजों का है, इसे कौन जीत कर देगा, डुप्ले जीत कर देगा। किसको वादा करता है ये, अनवरुद्दीन को वादा कर देता है। वो पहले यह प्रयास करता है कि युद्ध ना हो, और अनवरुद्दीन को पत्र में यह लिखता है कि नवाब की कर्नाटक चूंकि आपका क्षेत्र है, दोनों कंपनियां यहाँ पर क्या कर रही हैं, शासन सॉरी व्यापार कर रही हैं, और दोनों कंपनियों के मध्य जो यूरोप में तनाव की स्थिति है दोनों देशों के बीच में, तो ऐसी तनाव के कारण यहाँ भी युद्ध संभव हो सकता है। तो यहाँ आपके क्षेत्र में युद्ध ना हो, शांति का माहौल रहे, इसलिए आप वो आदेश जारी कर दीजिए। ठीक है, तो अनवरुद्दीन जारी भी करता है उस बीच में, और ये भी कहता है, उसको आश्वासन देता है कि अगर यह युद्ध होता है तो आप हस्तक्षेप नहीं कीजिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए सेंट थोमे को जीत कर दूंगा। एक वादा कर देता है डुप्ले, किसको, अनवरुद्दीन को। तो सबसे पहले अब यहाँ पर क्या होता है, एक फरमान जारी होता है, एक आदेश जारी होता है, घटनाक्रम में समझना। सबसे पहले क्या होता है, एक आदेश जारी होता है जिसके तहत दोनों जो गवर्नर हैं यहाँ पर शांति का आश्वासन देते हैं कि मद्रास के क्षेत्र में या कर्नाटक के क्षेत्र में क्या नहीं होगा, किसी भी प्रकार के युद्ध या अशांति या शांति को क्या नहीं किया जाएगा, भंग नहीं किया जाएगा।
ठीक है, ऐसा उसको आश्वासन दे देते हैं। अब समझना एक बार फिर से कि फ्रांसीसियों की जो साम्राज्यवादी नीति और व्यापारिक जो महत्वाकांक्षा थी उसके कारण यहाँ पर क्या हो गया, क्लैश की स्थिति उत्पन्न थी और वो क्या झुकने को तैयार नहीं थे। यहाँ पे कौन है, कैप्टन मोर्स है। कौन है, कैप्टन मोर्स है। तो जब डुप्ले ने कैप्टन मोर्स को पत्र लिखा है तो उसमें वो कहता है कि हम दोनों के बीच यहाँ पर तनाव की स्थिति उत्पन्न नहीं होनी चाहिए। ठीक है, मोर्स से कहता है, मोर्स को कह रहा है ना। डुप्ले तो उसको एक प्रेम पत्र भेज ही दिया था, है ना, कि प्रेम मैं कि मैंने प्रेम पत्र भेजा है तुमको, फूल नहीं मेरा दिल वाला टाइप वाला, है ना। तो ऐसा जो प्रेम पत्र भेजा था ना उसको वो क्या कर दिया, टोटल नजरअंदाज कर दिया। क्या कर दिया, नजर अंदाज कर दिया उस पत्र को। ठीक है, कारण क्या, क्योंकि इंग्लैंड की नौसेना शक्ति जो थी मजबूत थी। उसकी नौसेना शक्ति कैसी थी, मजबूत थी, इसलिए वो क्या कर रहा है, वो उसके पत्र को नजरअंदाज कर देता है। डुप्ले के पत्र लिखने के पीछे का रीजन क्या था, डुप्ले ये जानता था कि तत्काल अगर मैं लड़ाई में कूदूंगा या मैदान में कूदूंगा तो पूरी तरीके से पिट जाऊंगा। इसीलिए वो क्या करता है, थोड़ा सा समय लेता है और एक खबर किसको भेजता है, मॉरिशस में बैठे उसके मित्र, उसके वहां का गवर्नर लाबू दोरने को। ठीक है, किसको भेजता है, लाबू दोरने को। और लाबू दोरने को कहाँ बुलाता है, मद्रास बुलाता है। तो जब तक वो आता तब तक ये युद्ध को टालने का प्रयास करता है कि युद्ध ना हो, क्योंकि इसके पास उतनी क्या नहीं है, जहाजी बेड़े नहीं है जिसके माध्यम से वो क्या कर सके, युद्ध कर सके। ठीक है, लेकिन मोर से जानता था कि मेरे लिए कौन आ रहा है, बार्नेट आ रहा है, और इसीलिए वो क्या करता है, उसको नजरअंदाज कर देता है। ठीक, इसी समय मैंने बताया है कि यहाँ पर एक आदेश, एक फरमान क्या होता है, जारी होता है, किसका, अनवरुद्दीन का। और ये कहा जाता है कि मेरे क्षेत्र में किसी भी प्रकार से क्या नहीं होना चाहिए, युद्ध नहीं होना चाहिए। और दोनों गवर्नर इसके शांति का क्या देते हैं, आश्वासन देते हैं कि नहीं, यहाँ पर नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे डुप्ले ने एक पत्र क्योंकि अनवरुद्दीन को भी लिखा था, बता दिया था अपनी नीति क्या है। ठीक, इसके बाद क्या होता है, 1745 में ब्रिटिश नौसेना के द्वारा फ्रेंच जो नौसेना है उसके दो जहाजों पर कब्जा किया जाता है, उस पर अटैक किया जाता है। यहीं से अब युद्ध चालू हो गया। कब, 1745। ठीक है, डुप्ले ने किसको बुला लिया है, लाबू दोरने को बुला लिया है। ये कहां पे था, लाबू दोरने जो है मॉरिशस बस्ती का गवर्नर है, मॉरिशस बस्ती का गवर्नर है। ये यहाँ पहुंचता है और उसके बाद यहाँ पर क्या होता है, ये रॉबर्ट क्लाइव लिखा है, ये गलत है यहाँ पर, यहाँ से मोर्स भाग खड़ा होता है, कैप्टन मोर्स। ठीक है, 1746 में भी एंट्री नहीं लिया है रॉबर्ट क्लाइव यहाँ पे। ठीक है, ये गलत आ गया यहाँ पे। मद्रास पर वो लोग क्या कर लेते हैं, कब्जा कर लेते हैं। मोर्स यहाँ पर क्या आता है, यहाँ से भाग गया होता है। ठीक है, अटैक किया है ना, तो यहाँ से मद्रास छोड़ के कौन भागा, कैप्टन मोर्स भागा। ठीक है, यहाँ पे रॉबर्ट क्लाइव नहीं आएगा, ध्यान में रखना, यहाँ पे कौन आएगा, मोर्स आएगा। ठीक है, तो आपको ये जो नोट्स आएगा ना तो आप सुधार लेना नोट्स में, नोट डाउन करोगे तब। ठीक है, अब उनका कब्जा कहाँ पे है, फोर्ट सेंट डेविड, यहाँ फोर्ट सेंट थोमे पे उनका अधिकार हो गया है डुप्ले का। ठीक है, अब क्या हो गया यहाँ पर, ध्यान से समझना, यहाँ तक क्लियर है एकदम, है ना। अब देखो, यहाँ पे डुप्ले ने कर्नाटक के नवाब अनुरुद्दीन को मद्रास देने से मना किया। ठीक है, अगला स्टेप में आता है, लेकिन यहाँ पे हुआ क्या था पहले यह समझना। एक तरफ कौन है, फ्रांसिस डुप्ले है, और दूसरी तरफ इसका मित्र लाबू दोरने है। कौन है, लाबू दोरने। मद्रास में जश्न चल रहा है, ठीक है, फ्रांसीसियों का। दोनों जो मित्र हैं पैक पे पैक लगा रहे हैं, ठीक है, जाम छलका रहे हैं। नशे की हालत में लाबू दोरने डुप्ले को यह बोलता है कि हम अंग्रेजों से एक बड़ी फिरौती लेते हैं और उसके बाद मद्रास उनको वापस कर देते हैं, ऐसा, क्योंकि वो तो साम्राज्यवादी विस्तार की नीतियों में तो चल नहीं रहा था लाबू दोरने। ठीक है, वो तो आया था किसकी सहायता के, डुप्ले की सहायता के लिए आया था। लेकिन यहां पर क्या होता है, डुप्ले इस बात से इनकार कर देता है, क्योंकि ये यहां पर क्या देख रहा रहता है, साम्राज्य विस्तार का स्वप्न देख रहा होता है।
भारत में वो क्या तलाश रहा है, साम्राज्य को स्थापित करने के लिए अपने फ्रांसीसी बस्तियों की स्थापना से लेकर फ्रांस में, सॉरी, भारत में एक फ्रांसीसी साम्राज्य को बढ़ाने का स्वप्न देख रहा है। कौन? डुप्ले। ठीक है, लेकिन लाबूदोर ने अब वो कर जाता है ना, कि जो गाना सुने होंगे ना कि दुश्मन न करे दोस्त ने वो काम किया है, जिंदगी भर का गम हमें इनाम दिया है। तो ठीक है, सेम वाली लाइन हो गई यहाँ पर। अब वही कर जाता है ना, यहाँ पर कौन? लाबूदोर ने। तो लाबूदोर ने क्या करता है, अंग्रेजों से 12 लाख पैगोडा, और पैगोडा मैं बताया हूं डच करेंसी है, ठीक है, सोने के सिक्के होते थे। ठीक है, पैगोडा लेकर मद्रास छोड़ देता है। 12 लाख पैगोडा लेकर क्या छोड़ देता है? मद्रास छोड़ देता है। ठीक है, फिर वही लाइन, मैं भारतीय इतिहास में यही बोलता हूँ कि आधे से ज्यादा लड़ाइयाँ तो हमने तो अपने लोगों के कारण हारे हैं। ठीक है, चाहे प्लासी हो बक्सर हो, हम तो अपने लोगों के कारण ही हारे ना। यहीं पे वही वाला किस्सा, फिर वही लाना था, हमें तो अपनों ने लूटा गैरों में कहाँ दम था, अपनी कश्ती थी डूबी वहां जहां पानी कम था। आ गया ना, यहाँ पर अपना ही तो उसको क्या किया, धोखा दिया ना। यहाँ पे डुप्ले मद्रास नहीं छोड़ता है, वो क्या कर चला जाता है, मद्रास छोड़कर वापस मॉरिशस निकल जाता है। कौन? लाबूदोर ने, है ना, गद्दारी कर दिया अपने दोस्त के साथ में। यहाँ पर क्या हुआ, अब डुप्ले, ये कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन को याद आया कि डुप्ले ने अपना वादा नहीं निभाया है। किसने? डुप्ले ने। ठीक है, अब वो बैठा हुआ है वहां पे फोर्ट सेंट थॉमे में, है ना। अब वो बार बार क्या कह रहा है, या अनवरुद्दीन सोच रहा है कि आज आएगा, कल आएगा, परसों आएगा, डुप्ले अपना वादा निभाएगा। ठीक है ना, डुप्ले क्या करेगा, अपना वादा निभाएगा। लेकिन वही पुरानी मोहब्बत की कहानियों के अनुसार कि ये क्या हो गया, ये वादा भी टूट गया। ठीक है, वादा नहीं निभाया। किसने? डुप्ले ने। तो अनवरुद्दीन गुस्सा करता है, अनवरुद्दीन इस बात से क्या हो जाता है, नाराज हो जाता है, और इसके बाद अपने पुत्र महफूज खां के नेतृत्व में 10,000 सैनिकों की एक टोली भेज देता है। सैनिकों की टोली। ठीक है, कितने सैनिकों की? 10,000 सैनिकों। ठीक है, कौन? महफूज खां के नेतृत्व में। ये क्या, कौन था? ये अनवरुद्दीन का पुत्र था। कौन? महफूज खां। ठीक, जो बिल्कुल महफूज नहीं है अभी, है ना, इतना बड़ा स्टेप लेने के बाद क्या नहीं है, वो महफूज नहीं है। कितने सैनिकों के साथ में आया है? 10,000 सैनिकों के साथ में आया है। और कहाँ आया है? सेंट थॉमे आया है। ठीक है, कहाँ आया है? सेंट थॉमे। ठीक है, टॉमे भी लिखा रहता है कहीं कहीं पे। 1746 में ये युद्ध हुआ। इस युद्ध को अडियार का युद्ध भी बोलते हैं। किसका युद्ध बोलते हैं? अडियार का युद्ध भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये सेंट थॉमे नामक जो जगह है वो अडियार नदी के किनारे भी है। भी नहीं है, किस नदी किनारे है? अडियार नदी के किनारे है। इसलिए इस युद्ध को किस नाम से भी जाना जाता है? अडियार युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। इधर फ्रेंच सेना का नेतृत्व किसने किया? कैप्टन पैराडाइज ने। किसने किया? कैप्टन पैराडाइज ने। ठीक है, इसके पास सैनिकों की संख्या कितनी थी? मात्र 300। ये 300 लोग जो है ना, इस पर भारी पड़े 10,000 लोगों पर। 300 लोग किस पर भारी पड़े? 10,000 लोगों पर भारी पड़े। ठीक है, और इन 10,000 लोगों को इन्होंने क्या किया? पराजित किया। और इसका कारण क्या था? कि फ्रेंच सेना के पास में अत्याधुनिक हथियार थे। क्या थे? अत्याधुनिक हथियार। ठीक है, जिसके सामने महफूज खां की ये सेना नहीं टिक पाई। और इस युद्ध को किसने जीता? कैप्टन पैराडाइज ने जीता, जो इस समय डुप्ले का क्या था? सेनापति था, या फ्रांसीसियों का सेनापति था। ठीक है, क्लियर है? यहां तक समझ में आया? ठीक, अब यहाँ पर क्या हुआ, अंग्रेजों को इससे क्या है, थोड़ी सी सहायता मिलने का प्रयास हुआ। यहाँ पे मद्रास पर वो क्या करने लगे? फिर से कब्जा करने का प्रयास किया। इन्होंने क्या किया? मद्रास पर फिर से कब्जा करने का प्रयास किया। पर लेकिन ये क्या, लगातार उन्होंने ये भी कोशिश करते रहे कि पौंडीचेरी भी हमको मिल जाए। ठीक है, लेकिन यहाँ पर अंग्रेज बहुत ज्यादा क्या नहीं हुए? सफल नहीं हुए। अंग्रेज क्या नहीं हुए? बहुत ज्यादा सफल नहीं हुए, है ना। तो थोड़ा सा मद्रास को छीनने का प्रयास करते,
है ना, कभी वो पौंडीचेरी की तरफ घुसने का प्रयास करते, लेकिन उनका जितना भी प्रयास था अंग्रेजों का असफल रहा लगभग प्रथम जो कर्नाटक वॉर था उसमें। अपनी पूरी सर्वोच्चता या अपनी पूरी वर्चस्वता कौन कायम रख गए? फ्रांसीसी रख गए। कौन रख गए? फ्रांसीसी। अब क्या हुआ? अब यूरोप में ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार के या ऑस्ट्रिया के अधिकार के लिए जो युद्ध चल रहा था वो युद्ध समाप्त हो गया। इस युद्ध का समापन किससे हुआ? एक जगह का नाम है एक्सला सापेल। ठीक है, क्या नाम है? एक्सला सापेल। तो ये युद्ध समाप्त हुआ 1748 ईस्वी में एक्सला सापेल के साथ में। और इसके साथ ये तय किया गया कि दोनों जो कंपनियां हैं, ठीक है, जो कहना चाहिए कि अंग्रेज और फ्रांसीसी कंपनियां, दोनों कंपनियों के अधिकार में जो जो इन दोनों का क्षेत्र होगा वो एक दूसरे को क्या करेंगे? वापस लौटा देंगे। तो यहाँ पर अंग्रेजों को मद्रास क्या किया गया? यहाँ पे फ्रांसीसियों ने अंग्रेजों को भारत में मद्रास वापस लौटाया। उनको भारत में अंग्रेजों को फ्रांसीसियों ने मद्रास को वापस लौटाया और फ्रांसीसियों को उत्तरी अमेरिका में लुइसबर्ग की जो जगह है वो अंग्रेजों ने वापस लौटाया। ठीक है, यहां कौन वापस लौटा रहे हैं? यहां फ्रांसीसियों का रोल है। यहां फ्रांसीसियों ने अंग्रेजों को वापस लौटाया, यहां पर अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को वापस लौटाया। ठीक है, क्लियर है? यहाँ पे लुइसबर्ग जो जगह थी, जो बस्ती थी, वहां जो क्या बना था? फोर्ट बना था, फोर्ट लुइसबर्ग का। वो किसने लौटाया है? अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को लौटाया है। यहाँ पे फोर्ट सेंट थॉमे जो था वो मद्रास में, वो फ्रांसीसी ने किसको लौटाया? अंग्रेजों को लौटाया। ठीक है, क्लियर यहाँ तक? कोई दिक्कत है ना? कोई समस्या नहीं? तो यहाँ की पृष्ठभूमि समझ में आ गई क्यों किस तरीके से कर्नाटक वॉर चला। ये पहला क्या था? पहला युद्ध था। ठीक है, इस पहले युद्ध के बाद में जो लगभग लगभग छोटा मोटा जो परिणाम आया या जो उसका महत्व निकला वो क्या क्या था, तो पॉइंट पॉइंट में देख लो। भारतीय राजनीति पर इसका कोई ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ा। ठीक है, यह अनिर्णयकारी रहा, मतलब कोई परिणाम नहीं निकला, ना कोई ये जीता ना तो वो हारा, ऐसा वाला कॉन्सेप्ट था। भारतीय राजाओं की कमजोरी इस समय उजागर हो गई कि भारतीय राजा जो हैं वो कितने कमजोर हैं कि ऐसे बाहर से आए हुए यूरोपियों को रोक नहीं पा रहे हैं। भारतीय राजाओं की सैन्य दुर्बलता उजागर हो गई क्योंकि हमारे पास में सैनिकों की उस तरीके की शक्ति नहीं थी, क्योंकि 300 सैनिकों के सामने कौन हार रहा है? 10,000 सैनिकों की टोली हार रही है। मतलब समझ जाओ कि वो कितने एडवांस थे। ठीक, तीसरा पांचवा क्या आपका? कि जल सेना के महत्व को स्थापित किया। इस समय ये तय हो गया था कि आने वाले समय में या फिर वर्तमान समय में कि जल जो सेना है या नौसेना का कितना ज्यादा महत्व है। ठीक है, इसको वो महत्वपूर्ण क्या दिख रहा था? भारतीय राजनीति में महत्वपूर्ण रूप से दिखने लगा था। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? ये इसका परिणाम और महत्व था कि फर्स्ट कर्नाटक वॉर के बाद में हमें ये देखने को मिलता है। ठीक, अब अगला क्या? अगला अब हम देखेंगे सेकंड कर्नाटक वॉर। सेकंड कर्नाटक वॉर जो है 1749 टू 54 के बीच में हुआ। कब से कब तक हुआ? 1749 टू 54 के मध्य हुआ था। ठीक है, दूसरा कर्नाटक युद्ध या दूसरा आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध। क्लियर है यहाँ तक? एकदम, है ना? 2 मिनट पानी पी लूं? चलो, धन्यवाद है ना? कोई डाउट होगा तो देख लो एक बार पिछला वाला, है ना? फिर हम इसको यहाँ से आगे बढ़ेंगे। है ना? अब वापस आते हैं हम लोग, इसको देखते हैं इसकी पृष्ठभूमि क्या थी, क्यों ये युद्ध हुआ, इसके पीछे का रीजन। अब रीजन समझना। अब इसमें क्या है? हैदराबाद भी शामिल है, कर्नाटक भी शामिल है, और कर्नाटक की 2 राजधानियां शामिल है। एक है अर्काट और दूसरा क्या है? त्रिचनापल्ली। ठीक है, कौन सा क्षेत्र? त्रिचनापल्ली। ठीक है, ये भी कर्नाटक में हो, ये वर्तमान में तमिलनाडु का क्षेत्र है। ठीक है, तो कैसे? और तत्कालीन समय में ये हम उसी की एक दूसरी राजधानी के रूप में भी देखते हैं कर्नाटक की, है ना? जब हम लोग कर्नाटक को पढ़ते हैं तब देखना कैसा था। सबसे पहले क्या, हैदराबाद पे अगर नजर डालेंगे, हैदराबाद में 1748 ईस्वी में, कब? 1748 में। ठीक है, यहाँ के निजाम
निजाम मुल मुल्क, इनका नाम था चिनकिचलीज खां। क्या नाम था? चिनकिचलीज खां। ठीक है, इनकी क्या हो जाती है? मृत्यु। इनकी मृत्यु के बाद हैदराबाद पर उत्तराधिकार को लेकर क्या हो जाता है? कॉन्फ्लिक्ट या उत्तराधिकार को लेकर फिर से एक क्या हो जाती है? जंग छिड़ जाती है। इसमें दो लोग हैं, एक है मुजफ्फर जंग जो इसका नाती था, ठीक है, और दूसरा एक है नासिर जंग जो इसका चाचा था। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? ऐसे ही अर्काट में या कर्नाटक में यहां भी उत्तराधिकार का क्या आ जाता है? कॉन्फ्लिक्ट आता है। और कैसे आता है कि मैंने पिछली आपको स्लाइड में कुछ चीजें बताई थी कर्नाटक को लेकर कि कर्नाटक की स्थापना सादतुल्ला खान ने किया, फिर दोस्त अली वहां पर क्या बना? शासक बना या नवाब बना, और उसके बाद कौन बना? अनवरुद्दीन बना। लेकिन अनवरुद्दीन के गद्दी को चैलेंज करने के लिए एक व्यक्ति और आ गया, इसका नाम था क्या? चांदा साहब। क्या नाम था? चांदा साहब। चांदा साहब यहाँ ये आकर जो क्या था? दोस्त अली का दामाद था। ठीक है, वो आकर चैलेंज कर रहा है क्योंकि मैं दोस्त अली का दामाद था तो कर्नाटक की गद्दी पे बैठने का अधिकार मेरा। ठीक है, कौन बोल रहा है? चांदा साहब बोल रहे हैं। ठीक है, तो अब यहां पर जो खिचड़ी पकी है ना कि यहां एक उत्तराधिकार का युद्ध छिड़ गया दोनों मुजफ्फर जंग और नासिर जंग के बीच में, इधर चांदा साहब और अनवरुद्दीन के बीच में। तो अब यहां पर फ्रांसीसी कंपनियों को फिर से क्या दिखा? अपना एक लाभ का अवसर दिखता है। ठीक है, किसका अवसर दिखता है? लाभ का अवसर दिखता है कि किस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, इस यहां पर फिर से अपना इन्फ्लुएंस क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब गुट बन गया। कैसे गुट बना? अब एक तरफ हैदराबाद में कौन कौन है? नासिर जंग और मुजफ्फर जंग है, जिन दोनों का साथ किसने दिया? अंग्रेजों ने दिया। ठीक है, और दूसरे तरफ कौन था? सॉरी 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 सॉरी, गलत बोल गया था मैं। यहां पर ये दोनों कौन है हैदराबाद में? नासिर जंग और मुजफ्फर जंग। ठीक है, तो यहां पर नासिर जंग और यहां अनवरुद्दीन का साथ किसने दिया? अंग्रेजों ने। ठीक है, तो गुट कैसे बना? यहां पे अगर शॉर्ट में लिखूं तो मैं अंग्रेज, नासिर जंग और उसके बाद कौन? अनवरुद्दीन कर्नाटक में। ये एक गुट बन गया। ठीक है, ये गुट इसलिए बना क्योंकि फ्रांसीसियों ने सबसे पहले चांदा साहब को मदद करने की बात कही। ठीक है, और चांदा साहब के साथ में किसको मिलाया? मुजफ्फर जंग को मिलाया यहां पर। ठीक है, तो इन दोनों को मिलाकर यहाँ पे फ्रांस ने और बेसिकली किसने? डुप्ले ने क्या बनाई? एक गुट बनाई। तो ऑटोमेटिकली जो अपोजिट गुट था उसका साथ किसने दिया? अंग्रेजों ने दिया। ठीक है, जो अपोजिट गुट था उसका साथ किसने दिया? अंग्रेजों ने दिया। ठीक है, क्लियर है यहां तक? समझ आया है ना? तो ऐसे दो गुट तैयार हुए। तो नासिर जंग, अनवरुद्दीन, इसका साथ कौन सी कंपनी दे रही है? अंग्रेजों की कंपनी दे रही है। और इधर चांदा साहब और मुजफ्फर जंग को लेकर कौन? डुप्ले खड़ा हुआ है। ठीक है, क्लियर है? यहाँ पर दोनों कंपनियों ने अपना क्या बांट लिया? अपना अपना किनारा बांट लिया है। दोनों अपने क्या है? अब आपस में बैटल में उतरेंगे। ठीक है, अब फील्ड पे आते हैं अपन लोग। देखिए अब यहाँ पे क्या हुआ? सबसे पहले हम अंबुर का युद्ध की बात करते हैं। 3 अगस्त 1749 पे हम क्या करते हैं? फोकस करते हैं सबसे पहले। ठीक है, सबसे पहले जो युद्ध हुआ वो कहाँ हुआ? अभी देखो ग्रुप बन गया है। फ्रांस की तरफ से डुप्ले है ना, और चांदा साहब है और मुजफ्फर जंग है। सबसे पहले क्या होते हैं इधर? किसके खिलाफ ये युद्ध होता है? कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन का। इस समय कर्नाटक की राजधानी क्या है? अर्काट है। क्या है? अर्काट। ठीक है, ये इसकी क्या है? राजधानी है। नवाब यहीं पे है। तो ये लोग मिलकर क्या करते हैं? इनकी संयुक्त सेना जो है वो किस पर घेरा डालती है? अर्काट का घेरा डालती है। ठीक है, किसका घेरा डालती है? अर्काट का घेरा डालती है। और इसको रोकने के लिए कौन बाहर निकलता है? अनवरुद्दीन बाहर निकलता है। ठीक है, कौन बाहर निकलता है? अनवरुद्दीन। ये इनकी डुप्ले, चांदा साहब और मुजफ्फर जंग की संयुक्त सेना का
है ना, सामना कौन करता है, अनवरुद्दीन करता है। और इन लोगों दोनों गुटों के बीच में जो युद्ध हुआ उस युद्ध को क्या कहा जाता है, अंबुर का युद्ध कहा जाता है। ठीक है, ये अंबर का युद्ध और अंबुर का युद्ध कहीं कहीं लिखा रहता है, ये ध्यान में रखना है ना। हर बुक में थोड़ा थोड़ा अलग क्या रहता है, स्पेलिंग का प्रॉब्लम रहता ही है। ठीक है, अंबर या अंबुर का युद्ध दोनों सेम कहते हैं, ध्यान में रखना। तो अंबुर का युद्ध हुआ यहाँ पर 3 अगस्त 1749 को, किसके किसके बीच हुआ, ये फ्रांस, चांदा साहब और मुजफ्फर जंग की संयुक्त सेना और अनवरुद्दीन के बीच हुई। ठीक है, कर्नाटक पे उन्होंने अटैक किया, कर्नाटक के अर्काट उनकी राजधानी पर क्या किया था, उन्होंने अटैक किया था। ठीक है, इस अंबुर के युद्ध में चांदा साहब क्या बने, नए नवाब बने। उसके पीछे का रीजन क्या था कि अनवरुद्दीन जो था इस युद्ध में मारा गया। इस युद्ध में कौन मारा गया, अनवरुद्दीन मारा गया। ठीक है, घेरा डाल दिए थे इन लोग। ठीक है, लड़ रहा है अनवरुद्दीन, क्या हो जाता है, गिर जाता है और वो अपने महल की ओर भाग रहा है। उसी दौरान क्या करते हैं, इसकी हत्या कर दी जाती है। किसकी, अनवरुद्दीन की। इस मूवी में एक और हीरो है, इसका नाम है मोहम्मद अली। कौन है, मोहम्मद अली, इसको याद रखना। इस अंबुर के युद्ध के बाद मोहम्मद अली जो है वो त्रिचनापल्ली भाग गया। कहां भाग गया है, त्रिचनापल्ली। ये अनवरुद्दीन का एक पुत्र है। ठीक है, अनवरुद्दीन का क्या है, पुत्र है। ये हमारी पिक्चर का क्या है, फैजल है। क्या है, फैजल। ठीक है, समझ में आया यहाँ तक। यहाँ पर क्या हुआ इस युद्ध का परिणाम कि ये जो संयुक्त सेना थी उसको जीत मिली। चांदा साहब कर्नाटक का क्या बना, नया नवाब बना, और अनवरुद्दीन का पुत्र मोहम्मद अली यहाँ से भाग गया। यही हमारा बाद में क्या बनाएगा, क्लाइमेक्स बनाएगा। क्या बनाएगा, क्लाइमेक्स। ठीक है, मोहम्मद अली की याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इसका, क्योंकि आखिरी में है ना, जब सब चीज खत्म होते तक हम चलेंगे ना, तो आखिरी में क्या होगा, वही क्या बनेगा, कर्नाटक का नवाब बनेगा, मोहम्मद अली। ठीक है ना। जो फैजल सुने हो ना, बाप का, दादा का, भाई का, सबका बदला लेगा रे तेरा फैजल वाला, ये वो अपना फैजल है। सुने हो ना। चलो, क्या हुआ अब डुप्ले का जो सबसे पहला काम था कि चांदा साहब को नवाब बनाना है। ठीक है, तो सॉरी, हाँ, चांदा साहब को नवाब बनाने का। तो यहाँ चांदा साहब क्या बन गया, कर्नाटक का नवाब बन गया है। और नवाब बनते ही उसने धन दौलत की जो तिजोरियां हैं और जो कहना चाहिए कि जो अब तक बांध कर रखी गई जो बोरियां थी सोने की, वो खोल दी। किसके लिए, फ्रांसीसियों के लिए और डुप्ले के लिए। ठीक है, इधर अब क्या हुआ, अगला यहाँ कर्नाटक पे फ्रांसीसियों का क्या बढ़ गया, प्रभाव बढ़ गया है। अब हैदराबाद की बारी है। मुजफ्फर जंग से भी तो हमने क्या किया है, वादा किया है कि तुमको हम हैदराबाद का निजाम बनाएंगे, किया है वादा, कमिट किया है उसको, तो उसकी भी तो पूर्ति की जाएगी। तो अब यहाँ पर नासिर जंग बनाम मुजफ्फर जंग 1750 में क्या है, आमने सामने है। ठीक है, अब मुजफ्फर जंग को हैदराबाद का नवाब बना गया, और कैसे बनाया गया उसके पहले के रीजन समझना। इधर चांदा साहब जैसे ही क्या हुआ, कर्नाटक का नवाब बना, इसी बीच एक षड्यंत्र खेलता है कौन, नासिर जंग। नासिर जंग फ्रांसीसी अधिकारियों को रिश्वत देकर, किसको, फ्रांसीसी अधिकारियों को रिश्वत देकर मुजफ्फर जंग को क्या कर लेता है, कैद कर लेता है। किसको कैद कर लेता है, मुजफ्फर जंग। ठीक है, नासिर जंग कुछ दिन तक रहा है शासक। ठीक है, उसको कैद कर लिया। अब यहाँ पे फ्रांसीसी अधिकारियों ने क्या किया है, डुप्ले को धोखा दिया है। किसको धोखा दिया है, डुप्ले को, है ना। तो अब यहाँ पर डुप्ले ये परेशान है कि मुझे अपने लोगों ने ही क्या दे दिया, धोखा दे दिया। ठीक है, फिर से वही वाली लाइन, है ना, हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था वाला। ठीक है, तो डुप्ले परेशान। अब लेकिन डुप्ले भी होशियार है। तो डुप्ले क्या किया, जैसे मुजफ्फर जंग कैद हो गया है, अब यहां पर क्या करता है वो कि अंग्रेज अधिकारियों को, अंग्रेज अधिकारियों को ये रिश्वत दे देता है, टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा। ठीक है, ये रिश्वत देता है और मुजफ्फर जंग को क्या करता है, ये बाहर निकालता है
और इसके बाद नासिर जंग की क्या कर देता है, हत्या कर देता है। नासिर जंग की क्या करवा देता है, ये हत्या। ठीक है, मामला खत्म। अब हैदराबाद का अगला जो नवाब है वो कौन है, मुजफ्फर जंग। ठीक है, मुजफ्फर जंग के साथ में ये एक अपने फ्रांसीसी की सेना या फ्रांसीसी सेना उसके साथ रखता है और उसकी जिम्मेदारी किसको देता है, अपने एक सिपाही जिसका नाम क्या है, बुस्सी। क्या नाम है, बुस्सी। बुस्सी को उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी देता है, किसकी सुरक्षा की, मुजफ्फर जंग की सुरक्षा की जिम्मेदारी देता है कौन, डुप्ले। ठीक है, उसको ले गया, हैदराबाद का नवाब घोषित कर दिए उसको। एक दिन क्या होता है कि ये लोग किसी दौरे पर हैं, इनका काफिला, और उसी काफिले पे क्या हो जाता है, मुजफ्फर जंग की हत्या हो जाती है। इस हत्या के पीछे का रीजन नहीं समझ में आता है। ठीक है, हो सकता है उन लोग रास्ते में चाय वाय पीने के लिए भी रुके रहे हो। कई किताब अलग अलग तरीके की बात बताता है ना। ठीक है ना, तो उसको थोड़ा सा अपने कोई डाकू ने किया, किसी पे कोई सरदार ने किया, फिर किसी मैसूर के पे उसने किया, कुछ कुछ किताबों में इस चीज को लेकर ना कॉन्फ्लिक्ट है ना। लेकिन ये जहां तक मैं सर्वाधिक जहां जहां पढ़ा जिन किताबों में, उसमें ये लिखा हुआ है कि इसके काफिले पर क्या हुआ था, अटैक हुआ था और किसी ने उसकी क्या कर दी थी, हत्या कर दी थी मुजफ्फर जंग की। ठीक है, और कुछ लोग ये मानते सलावत जंग किया था, जो उसका चचेरा भाई था, सौतेला भाई। ठीक है, चचेरा कह रहा था, सौतेला भाई है। ठीक है, उसने हत्या करवाई है ऐसा करके। ठीक है, हालांकि यहाँ पे जो हत्या लिखा हुआ है वो हत्या का मीनिंग दूसरा है। ठीक है, क्योंकि किसकी हत्या हो गई, मुजफ्फर जंग की हत्या हो गई। अब नवाब कौन बनेगा, इसी समय बुस्सी दिमाग लगाता है और सलावत जंग को क्या बना देता है, यहाँ का हैदराबाद का नया नवाब बना देता है। और जैसे ही सलावत जंग नया नवाब बनता है, फ्रांसीसियों को हैदराबाद का उत्तरी सरकार का क्षेत्र देता है। किसका क्षेत्र देता है, उत्तरी सरकार का क्षेत्र देता है। किस लिए, व्यापार के लिए। किसके लिए, व्यापार का। ये बहुत बड़ा क्षेत्र है, उपजाऊ क्षेत्र है, और ये इसका इंपॉर्टेंस हैदराबाद में बहुत ज्यादा है। ठीक है, और ये नॉर्दर्न सरकार का जो एरिया है ना, वो कौन सा एरिया है अगर मैं बताऊं आपको, तो ये वाला जो हैदराबाद का ये वाला जो पार्ट आता है ना, ये वाला उत्तरी सरकार का भाग ये। ठीक है, किसका भाग है, उत्तरी सरकार का। ठीक है, अब अंग्रेज जो हैं अपने मंसूबे में पूरी तरीके से क्या हो चुके हैं, असफल हो चुके। ठीक है, और अपनी प्रतिष्ठा कौन बढ़ा चुका है इस समय, डुप्ले। ठीक है, इसलिए डुप्ले को हम क्या कहते हैं कि वह भारत में यूरोपीय साम्राज्यवाद का जनक है। वो पहला आदमी है जिसने यूरोप में यूरोपीय साम्राज्यवाद की नींव भारत में रखी, है ना, उसी का थॉट था ये। और डुप्ले क्या कर रहा था, इसके लिए कहते हैं, मैरियट ने कहा है, इतिहासकार मैरियट ने, कि डुप्ले भारत के जिस तिजोरी की चाबी या जिस पूंजी की चाबी वो मद्रास में खोज रहा था, अंग्रेज उसको कहाँ खोज निकाले, बंगाल में खोज निकाले। ठीक है, ये इतिहासकार मानते हैं इस बात को। तो डुप्ले का काम इस तरीके से था। ठीक, यहां तक समझ में आया अपने को। ठीक है, अब यहां पर हैदराबाद कर्नाटक में फ्रांसीसियों का क्या है, दबदबा है। किसका दबदबा है, फ्रांसीसियों का। यहां तक क्लियर है। अब अंग्रेज करें तो करे क्या। ठीक है, अब अंग्रेजों को कुछ ना कुछ तो सोचना है ना, लगातार हार रहे हैं बेचारे लोग, मुंह की खानी पड़ रही है, तो क्या करेंगे ऐसे में, तो अब क्या करेंगे। ठीक है, तो अंग्रेजों ने अपना इंतजाम निकाला। ठीक है, अब यहां पर हमारा पूरा ध्यान कहाँ जाएगा, सबसे पहले है ना, ये मेन एजेंडा है अर्काट का घेरा। लेकिन वो कैसे और डिप्लोमेट हुआ उसको समझना है ना, रॉबर्ट क्लाइव की कूटनीति का काम था यहाँ पर, कैसे हुआ उसको समझना। हम इसी थोड़े 2-4 पॉइंट में मैं समझाता हूँ आप लोगों को। अब त्रिचनापल्ली की ओर कौन भागा था, मोहम्मद अली भागा था, है ना, अपना फैजल। ये जो फैजल है या जो मोहम्मद अली जो है, ठीक है, वो किसको याद आया, अंग्रेजों को याद आया। अंग्रेजों ने किसका सपोर्ट किया, मोहम्मद अली का सपोर्ट किया। किसका सपोर्ट किया, मोहम्मद अली का। ये ठीक है, इस मोहम्मद अली को त्रिचनापल्ली के किले पर इसने क्या कर लिया, अधिकार किया। त्रिचनापल्ली के किले पर क्या किया इसने, अधिकार किया। किसने, मोहम्मद अली ने। ठीक है,
अर्काट को छोड़ के, है ना, अर्काट पे किसका अधिकार है, कौन है वहां पे अभी, चांदा साहब है ना, कर्नाटक की राजधानी है, वहां चांदा साहब है, सारे लोग अब वहीं पे हैं, जश्न मना रहे हैं, ठीक है। अब मोहम्मद अली त्रिचनापल्ली की ओर क्या हुआ था, भागा था। अब यहाँ पर अंग्रेजों ने किसका साथ दिया, मोहम्मद अली का साथ दिया, और त्रिचनापल्ली के किले पर क्या कर लिया, मोहम्मद अली ने अधिकार कर लिया। अब यहाँ पर अपना पूरा ध्यान डुप्ले को और चांदा साहब को जैसे ये पता चला, ठीक है, चांदा साहब और डुप्ले को जैसे ये पता चला, तो उन्होंने अपना पूरा ध्यान कहाँ केंद्रित कर दिया, त्रिचनापल्ली पर। और त्रिचनापल्ली का क्या डाल दिया इन्होंने, घेरा। किसका घेरा डाल दिया, त्रिचनापल्ली का घेरा डाल, ठीक है, यहां तक क्लियर है। यहीं से क्लाइव का रोल चालू होता है। त्रिचनापल्ली में अब मोहम्मद अली घिर गया, है ना। अंग्रेज रोज परेशान हो चुके हैं कि अब हम क्या करें, ठीक है, कैसे अब मोहम्मद अली की मदद हो, या कैसे अब उस घेरे को उठाया जाए, ठीक है। घेरा डालना का मतलब क्या होता है, जो किला होता है ना, किला के चारों ओर घेर देना, ठीक है ना। तो अब घेरे हुए हैं तो अंदर तो कोई जाएगा नहीं, और अंदर से बाहर निकलना है अगर, तो युद्ध होगा, या तो समझौता होगा या तो संधि होगी, ठीक है, डायरेक्ट घुसा नहीं जा सकता, ठीक है। तो अब क्या होगा, अंदर राशन पानी भी खत्म हो रहा है ना, उनको बचाना जरूरी है, और बाहर अब अंग्रेज परेशान है, बड़े बड़े अधिकारी ऐसे मीटिंग कर रहे हैं। उसी मीटिंग के बीच में एक सैनिक आता है, एक किरानी, एक वर्ड यूज होता है इतिहास में, किरानी, है ना, किरानी मतलब सिपाही, ठीक है। तो एक किरानी के रूप में भर्ती हुआ रॉबर्ट क्लाइव उन अधिकारियों के बीच में पहुंचता है, और वो ये कहता है कि मैं एक आपको युक्ति या एक उपाय बता सकता हूं कि जिससे त्रिचनापल्ली पर क्या किया जा सकता है, दबाव कम किया जा सकता है, ठीक है। तो सारे बड़े अधिकारियों में से ना एक अधिकारी उसको ये बोलता है, डांटता है कि तुम कल भर्ती हुए किरानी, एक सिपाही जो है, हम इतने सारे बड़े अधिकारियों को तुम ये बताओगे कि वहां दबाव कैसे कम किया जा सकता है, कैसे लड़ाई लड़ी जा सकती है ना। तुम बताओगे, हम दिमाग नहीं लगा पा रहे इतने देर, तुम अब दिमाग लगाओगे ऐसे। तो अब निराश होकर वो उसको डांट के भेज देते हैं। तो वो उसको जाता रहता है ना, तब एक ना कुछ समझदार अधिकारी रहता है, वो उसको बुलाता है और बोलता है कि तुम बताओ क्या बताना चाहते हो करके। तो वो कहता है कि हमारा पूरा ध्यान कहाँ पर है, त्रिचनापल्ली पर है, और इस समय अर्काट का चांदा साहब यानी कि वहां का नवाब और डुप्ले और फ्रांसीसी सेना सब किसको घेरे हुए, त्रिचनापल्ली को घेरे हुए, और यहाँ पूरा उन्होंने दबाव बनाया हुआ है। तो हम अब क्या करें, अर्काट पर घेरा डाल दें, उस पर अधिकार कर लें। किस पर घेरा डाल दें, अर्काट, जो कर्नाटक की क्या है, राजधानी। अब यहां पर क्लाइव की इस बात को मानकर क्या किया जाता है, क्लाइव के साथ में एक 300 सैनिकों की क्या भेजी जाती है, छोटी सी टुकड़ी भेजी जाती है, और कर्नाटक की राजधानी अर्काट पर क्या हो जाता है, कब्जा हो जाता है। कहां पर, अर्काट पर, ठीक है। अर्काट पे जैसे ही कब्जा पड़ा, चांदा साहब को जब खबर लगी, तो चांदा साहब क्या हो जाता है, परेशान हो जाता है, और इस घेरे को तोड़ने के लिए अपने पुत्र रजा खां के नेतृत्व में, किसके नेतृत्व में, रजा खां के नेतृत्व में अर्काट पर घेरा डलवा देता है, ठीक है। ये अर्काट का दूसरा घेरा। पहला घेरा लगाकर अर्काट को कौन जीता, रॉबर्ट क्लाइव जीता। अब रॉबर्ट क्लाइव जब उस पर अधिकार कर चुका है, तो चांदा साहब का पुत्र जिसका नाम क्या है, रजा खां, वो अर्काट का दूसरा घेरा डालता है और उस पर क्या कर देता है, दबाव डाल देता है, ठीक है। अब वो हिम्मत करके घुस गया वहां पर, लेकिन वहां भी तो अब राशन पानी तो लगेगा ही लगेगा ना। तो रॉबर्ट क्लाइव लगभग 53 दिन लड़ता है ना, भूख प्यास से, है ना। थोड़ा सा और लेट होता, अगर वहां पे उसके सहायता के लिए कोई नहीं पहुंच पाते, तो हो सकता है कि वो निपट भी जाता, ठीक है। कौन, रॉबर्ट क्लाइव। तो यहाँ पर रजा खां उस पर दबाव डाले हुए है, और यहाँ क्या हो जाता है, त्रिचनापल्ली का दबाव कम होता है, और त्रिचनापल्ली को कौन जीत जाते हैं, अंग्रेज जीत लेते हैं। कौन जीत लेता है, अंग्रेज, अंग्रेज जीत जाते हैं इसको, किसको, त्रिचनापल्ली को। और रजा खां की सहायता के लिए स्मिथ पहुंचता है, ठीक है। एक स्मिथ के साथ में कुछ 500 सैनिकों का एक क्या आता है, टोली आती है, 500 सैनिकों की पूरी कहना आती सैन्य सेना आती है, और किसको दबाव डालती है यहाँ पे, रजा खां को। तो रजा खां को अपना घेरा उठाना पड़ता है, और तब जाकर रॉबर्ट क्लाइव की जान बचती है, ठीक है। यहाँ त्रिचनापल्ली की हार के बाद चांदा साहब जो है वह भागता है वहां से, जिसे बाद में तंजौर का एक सरदार ने क्या कर दिया, तंजौर के जमींदार ने उसकी क्या कर दी थी, हत्या कर दी थी। किसकी, चांदा साहब की। तो हमारी पिक्चर से देखो कौन कौन खत्म है,
सबसे पहला अनवरुद्दीन निपट चुका है अंबुर की लड़ाई में, उसके बाद नासिर जंग को निपटा चुके हैं, मुजफ्फर जंगी की हत्या हो गई है, चांदा साहब भी निपट गया। कौन निपट गया? चांदा साहब। तो अब हैदराबाद में तो हमारे पास में सलावत जंग के रूप में वहां का निजाम मिल गया है, वहां पे अभी भी फ्रांसीसियों का दबाव है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, कर्नाटक में कौन नवाब बनेगा? तो हम अर्काट को जीत चुके और त्रिचनापल्ली को भी जीत चुके, कौन? अंग्रेज। तो अब अंग्रेज नवाब बनाएंगे। तो अंग्रेज अब किसको नवाब बनाते हैं? हमारे मोहम्मद अली को, ठीक है। किसको? मोहम्मद अली। ये मोहम्मद अली कौन था? अनवरुद्दीन का बेटा, ठीक है। तो फैजल सबका बदला ले लिया, यहाँ पर दादा का है ना, क्या बाप का, दादा का, भाई का, सबका बदला ले लिया, ठीक है। कौन? मोहम्मद अली। तो अंग्रेजों ने कर्नाटक का नया नवाब नियुक्त किया, इसका नाम क्या है? मोहम्मद अली, ठीक है। द ब्रिटिश मेड मोहम्मद अली द नवाब ऑफ कर्नाटका, ठीक। डुप्ले की अब यहाँ पर इतना सब जो खिचड़ी पका है ना, इतने साम्राज्यवादी विस्तार के लिए जो युद्ध हुए, ठीक है, और इस युद्ध में और खासकर सेकेंड कर्नाटक वॉर में जितना झेला डुप्ले ने, या फ्रांसीसी सेनाओं की जो लगातार जो हार हुई, उसका सारा ठिकरा किस पे फोड़ा गया? डुप्ले पे फोड़ा गया। किस पे फोड़ा गया? डुप्ले। डुप्ले बार बार प्रयास कर रहा था कि उसको थोड़ी सी आर्थिक मदद और सैन्य मदद और मिल जाती तो वो पूरा मद्रास को फिर से जीतने का प्रयास करता, लेकिन उल्टा हुआ। डुप्ले के स्थान पर यहां पर किसको बुलाया गया? गोडेहू को बुलाया गया। किसको? ये फ्रांसीसी बस्तियों का नया गवर्नर बन के आया, और उसके बाद फिर क्या हुई? आपसी की जो खिचड़ी पक रही थी, सबके बीच का अंत लगाया गया, ठीक है। डुप्ले को हटाकर क्या किसको बुलाया गया? गोडेहू को बुलाया गया, जो फ्रांसीसी बस्तियों का नया गवर्नर बना। और डुप्ले जब यहां से वापस गया ना, तो कहते हैं कि आत्मग्लानि में कुछ समय तक वो रहा, और उसके बाद उसने आत्महत्या कर ली फांसी लगाकर, ठीक है, ऐसा कहा जाता है। अब गोडेहू आया तो क्या हुआ है भाई साहब के साथ में, ठीक है। इस युद्ध के बाद जो परिणाम हुआ उसमें क्या हुआ? पौंडीचेरी की संधि 1755 ईस्वी में पौंडीचेरी की संधि हुई, और इसी संधि के साथ में ये युद्ध भी क्या हो गया? कर्नाटक का जो सेकंड वार है वो समाप्त हो गया, ठीक है। और इस संधि में कौन मौजूद था? गोडेहू, ठीक है। दोनों भारतीय राज्यों के आंतरिक मामलों में दखल नहीं दे, ठीक है। कौन? कंपनियां जो हैं, ठीक है, वो क्या करेंगी? यानी कि फ्रांसीसी कंपनी और अंग्रेज कंपनी दोनों क्या करेंगी? जो भारतीय राज्य हैं उनके जो इंटरनल मैटर्स हैं या इंटरनल अफेयर्स हैं, उस पर क्या नहीं करेंगी? किसी भी प्रकार का कोई दखल, कोई भी उसमें हस्तक्षेप नहीं करेंगे, ठीक है। ये तय हो गया। एक दूसरे के विजित क्षेत्र वो क्या कर देंगे? वापस कर देंगे। एक दूसरे के जो जो क्षेत्र इन दोनों ने जीत कर क्या करे हैं? अपने अंडर में रख लिए हैं, है ना, वो क्या करेंगे? वो रिटर्न करेंगे। रिटर्न ईच अदर्स कंसर्न टेरिटरी, ठीक है, ठीक है। ये दोनों के बीच ये क्या हो गया? ये संधियों में ये शर्तें थी, और इस संधि के अनुसार ये तय हो गया, ठीक है। युद्ध समाप्त हुआ। क्या महत्व था इस युद्ध का? डुप्ले की वापसी और फ्रांसीसी शक्ति का क्षरण प्रारंभ हो गया। डुप्ले की वापसी का मतलब क्या? कि फ्रांसीसी गवर्नमेंट ने बिना किसी और सपोर्ट दिए डुप्ले को क्या कर लिया? वापस बुला लिया। क्या कर लिया? वापस बुला लिया। और फ्रांसीसी शक्ति का क्या हुआ? यहाँ पर ठीक है, उसको नुकसान हुआ, ठीक है। डुप्ले जिस विजन के साथ में चल रहा था, वो विजन क्या हो गया? यहाँ पे टूट गया, दूसरे को भेज दिया यहाँ पर। रॉबर्ट क्लाइव का महत्व बढ़ गया यहाँ पर। अब रॉबर्ट क्लाइव जो एक सिपाही की तरह आया था, जो बाद में क्या बनता है? प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल का गवर्नर बनता है। मतलब उसको इतना इंपॉर्टेंस दे दिया गया, कमांडर प्रमोट हो गया तुरंत वो, ठीक है। और मतलब मान के जो 53 दिन तक जो भूखा रहेगा, वो वाकई में तो उसको बनाएंगे ही बनाएंगे ना कुछ, ठीक है। संघर्ष किया है ऐसा करके, सही गलत है तो इसका संघर्ष का अंत हो गया। यहाँ पे भारत में अंग्रेज ही अगली प्रमुख शक्ति होंगे, ऐसा ये तय हो चुका था, ठीक है। क्योंकि फ्रांसीसियों की इस हार के बाद में यह साबित हो चुका था कि भारत में अगर कोई सर्वोच्च शक्ति है तो वो कौन है? अंग्रेज। कौन है? अंग्रेज, ठीक है। तो यूरोपियों में अपनी शक्ति को इस तरीके से बताने वाले कौन साबित हो गए? अंग्रेज साबित हो गए। समझ में आया? आ गया? क्लियर? आगे बढ़े। इसके बाद हम लोग अगला जो देखेंगे वो क्या है? थर्ड कर्नाटिक वॉर, तीसरा कर्नाटिक वॉर, ठीक है। इसमें दो भाई लोग का फोटो है, ठीक है, तो इसलिए लगाया हूं क्योंकि आप लोग समझ जाओ कि इसका डायरेक्ट यहां से संबंध ना होते हुए इसका संबंध कहां था? यूरोप से था, ठीक है। यूरोप में क्या हुआ कि
यह युद्ध जो है सप्तवर्षीय युद्ध के रूप में क्या हुआ, शामिल हुआ। एक तरफ इधर फ्रांस और ऑस्ट्रिया थे और दूसरी तरफ कौन थे, प्रशा और ब्रिटेन। तो प्रशा जो है ना, ये जर्मनी की क्या है, राजतंत्र है, मोनार्की है वहां की, उसको हम क्या बोलते थे, प्रशा, प्रशा बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, प्रशा, हिंदी में प्रशा बोलते हैं, और उसमें प्रुशिया ऐसा करके वहां पे प्रोनाउंस होता है इंग्लिश में। ठीक है, लेकिन वो प्रशा का क्या है, वो जर्मनी में है। ठीक है, और जर्मनी में यहाँ पर एक सम्राट और उसके बाद उसके नीचे में एक पद होता है चांसलर का पद। ठीक है, तो एक बेहतरीन चांसलर हुआ है जर्मनी में, उसका नाम था बिस्मार्क, जिसने जर्मनी का एकीकरण किया था। ठीक है, उसको इसलिए सरदार पटेल को भारत का बिस्मार्क भी बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि वो जर्मनी में जिस प्रकार से जर्मनी का एकीकरण किया उसने, उसी कॉन्सेप्ट को कहाँ पे देखते हैं यूरोपियंस, भारत में देखते हैं। और मैं फिर भी मानता हूँ कि सरदार वल्लभ भाई पटेल और बिस्मार्क की तुलना नहीं की जानी चाहिए। वो अपने समय में अपना जगह पे काम किया और इन्होंने अपने समय में अपना भारत को योगदान दिया। ठीक है, तो दोनों में अंतर है, ये मैं मानती हूँ। ठीक है, तो ये क्या है प्रमुख कारण, जो यूरोप में जो 7 वर्षीय या सप्तवर्षीय जो युद्ध चालू हुआ 1756 से लेके 63 के बीच में, उसी का प्रभाव था कि यहाँ पर भी भारत में क्या हुआ, थर्ड कर्नाटक वॉर स्टार्ट हुआ। उसका बहुत ज्यादा कुछ बड़ा इंपैक्ट नहीं है, सरलता से चालू और खत्म भी हो गया। कैसे हुआ, यूरोप में सप्तवर्षीय युद्ध प्रारंभ हुआ। ठीक है, उसके परिणाम के चलते भारत में भी ये क्या हो गया, भारत में भी फ्रांस और ब्रिटेन आपस में क्या हो गए, टकरा गए, और कर्नाटक में ही थे, तो इसलिए फिर से ये युद्ध क्या कहलाता है, कर्नाटक का तीसरा युद्ध कहलाता है। 1757 में दो चीजें हुई। पहला क्या, अंग्रेजों ने प्लासी जीत लिया। ठीक है, बंगाल में सिराजुद्दौला है ना, जो सिराजुद्दौला नवाब था। ठीक है, नदिया जिले के प्लासी के मैदान में क्या हुआ, ये युद्ध हुआ। ठीक है, तो प्लासी का जो युद्ध है वो अंग्रेज जीत चुके थे, और बंगाल से उनको अब क्या मिलने लगी थी, मीर जाफर के रूप में एक नए सोने की बोरी मिल गई थी, जो अंग्रेजों को फाइनेंस करना चालू कर दिया था। अंग्रेज मजबूत हो गए थे वहां पर भी रॉबर्ट क्लाइव का आता है ना। क्लाइव और वाटसन द्वारा चंद्रनगर पर कब्जा। अब चंद्रनगर किसकी बस्ती है, फ्रांसीसियों की बस्ती है, कहां पर, बंगाल में। उस पर कब्जा किसका हो गया, क्लाइव और वाटसन का हो गया। तो 1757 का एक बड़ा इवेंट यहाँ पे किसके हाथ लग गया था, अंग्रेजों के बीच में, अंग्रेजों के हाथ लग गया था। ठीक है, ये दो उपलब्धियां थी इनके हाथों में, जिसके कारण से वो क्या हो गए, शक्तिशाली हो गए थे। ठीक, 1758 में क्या हुआ, 1758 में समझना यहाँ पे, 1758 में फ्रांसीसी सेनापति काउंट डी लाली भारत आया, गोडेहू चला गया। ठीक है, कौन आया, काउंट डी लाली आया। काउंट डी लाली यहां पर आने के बाद सबसे पहले क्या प्रयास करता है, फोर्ट सेंट डेविस पर कब्जा करने का प्रयास करता है, मद्रास में। कहां पर, फोर्ट सेंट डेविस पर। ठीक है, कब्जा करने का प्रयास करता है। ठीक है, लेकिन ये बहुत हद तक सफल नहीं हुआ इस सारी चीजों में। यहां पर एक युद्ध का नाम आएगा, आगे बताता हूं। ठीक है, वांडी वॉश का युद्ध। किसका युद्ध, वांडी वॉश का युद्ध। ठीक है, इस समय सर आयरकूट है ना, जो ब्रिटेन की तरफ से क्या कर रहा था, ब्रिटेन की सेना का नेतृत्व कर रहा था, और दूसरी तरफ फ्रेंच सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था, लाली। जब वो मद्रास में क्या किया है ना, अपना आक्रमण करता है, तो हैदराबाद से किसको बुला लेता है, वो बुस्सी को बुला लेता है। किसको, बुस्सी को, जो वहां पे निजाम के सुरक्षा में और उसके संरक्षण में बैठा हुआ है। ठीक है, ताकि वहां कोई दूसरा ना घुसे। जैसे ही उसकी टोली को ये बुला लेता है काउंट डी लाली, वहां पे तुरंत कौन पहुंच जाता है, अंग्रेज पहुंच जाता है। और जो फ्रांसीसियों को जो मिलने वाली जो सुविधा थी, वो सुविधा अब किसको मिलने लगी, अंग्रेजों को मिलने। तो अब हैदराबाद पर भी अब किसका अधिकार था, अंग्रेजों का था। ठीक है, वहां पर, और ध्यान में रखना कि हैदराबाद वो पहला रियासत है, वो पहला राज्य है जिसने सबसे पहले अंग्रेजों की सहायक संधि स्वीकार की। हैदराबाद कैसा रियासत है, जिसने सबसे पहले सहायक संधि स्वीकार की है 1798 में, और उसके बाद मैसूर है। ठीक है, सबसे पहला कौन है, हैदराबाद, 1798, 1798 ईस्वी में। ठीक है, स्वीकार कर लिया था उसने, है ना, सलावत जंग के बाद में। ठीक, और आखिरी ये ध्यान में रखना कि निजाम उस्मान अली, ठीक है, वो आखिरी वहां का क्या था, निजाम था, जिसने 13 सितंबर 1948 समथिंग कुछ डेट है, उस डेट को पाकिस्तान के भरोसे भारत से युद्ध छेड़ दिया था। ठीक है, और भारत ने आर्मी सहायता से या सैनिक कार्रवाई करते हुए
हैदराबाद को फिर क्या किया था, भारत में मिलाया था। ठीक है, ध्यान में रखना, उस ऑपरेशन को क्या बोलते हैं बताना। ठीक है, अब यहाँ पे 1760 में एक प्रसिद्ध युद्ध हुआ, इसको हम लोग बोलते हैं कर्नाटक, आरकाट के बाजू में ही है, इसको बोलते हैं वांडीवाश का युद्ध। ठीक है, कल मैप बताया था, उस मैप में आप पूछ रहे थे ना कि वांडीवाश कहाँ पे है सर, ये अलग अलग करके, तो आरकाट का साइड वाला जो एरिया है वो वांडीवाश का एरिया है। ठीक है, यहाँ पर इस युद्ध में क्या हुआ, फ्रांस की पराजय हुई, और यहाँ पर दूसरा चीज क्या हुआ, फ्रांसीसी प्रभुत्व कम। ठीक है, अंग्रेजों ने अब शर्त क्या कर दिया, इस युद्ध में जब हार हुई है ना, तो ऐसी हार मिली है फ्रांसीसियों को कि दोबारा उनको शस्त्र उठाने के लिए क्या कर दिया गया, मना कर दिया। मतलब दोबारा अब शस्त्र आप उठाओगे यहाँ पे भारत में व्यापार करने आए तो चुपचाप व्यापार करो, बाकी दूसरी चीजों से कोई भी मतलब नहीं। ठीक है, ऐसा था, समझ में आया। तो वांडीवाश का युद्ध किसके और किसके बीच हुआ, ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में हुआ, जिसमें आयरकुट अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कर रहा था, और जो काउंट डी लाली है वो किसका नेतृत्व कर रहा था, फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व कर रहा था। ठीक है, आगे बढ़ो। ठीक, अब यहाँ पे देख लो सप्तवर्षीय युद्ध की कैसे होगी समाप्ति हो गई। पौंडीचेरी और चंद्रनगर ये फ्रांस को क्या कर दिया, इस शर्त पर वापस कर दिया कि आप क्या नहीं करोगे, अब इसकी किलेबंदी नहीं करोगी, यहाँ पे कोई क्या नहीं करोगे आप लोग कि किसी प्रकार का शस्त्र का निर्माण नहीं करोगे, कोई क्या नहीं बनाएगा, हथियार नहीं बनाएगा, ना हथियार उठाओगे। ठीक है, केवल और केवल व्यापार करने और अपने लोगों को बसाने के लिए इसका प्रयोग करोगे। एक, फ्रांस भारत में सेना नहीं रख सकते, बोला है ना कि क्या नहीं रख सकेंगे, सेना नहीं रख सकेंगे। और तीसरा क्या, भारत पर अब ब्रिटिश प्रभुत्व क्या हो गया, स्थापित हो गया। ठीक है, अब ये लोग क्या हो गए, मद्रास में भी, बंगाल में भी, बॉम्बे में भी, तीनों प्रेसिडेंसियों में अपनी पूरी प्रभुसत्ता क्या कर लिए, स्थापित कर लिए। किन लोगों ने, अंग्रेज ने। ठीक है, ये अब टोटल डोमिनेंस हो चुके थे इन इंडिया। ठीक है, समझ में आया, ब्रिटिश डोमिनेंस इन इंडिया। क्लियर है यहाँ तक, एकदम पूरा तीनों युद्ध समझ में आया। ठीक है, इसी के बेस पे मैं आप लोग को होमवर्क करने के लिए भी बोला हूँ। ठीक है, तो आप सब लोग को अपना अपना होमवर्क भी दे चुका हूँ मेरे ख्याल से। ठीक है, अब फ्रांसीसियों की असफलता का कारण क्या था, और दूसरे नजर से देखोगे तो ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का कारण क्या था, दोनों यहीं पे समझ लें, है ना। ईस्ट इंडिया कंपनी बेहतर संगठन के रूप में साबित हुई, ये अंग्रेजों की सफलता है। ठीक है, फ्रांसीसियों की सफलता का कारण भी वही है ना कि वो क्या है, बहुत कुशल साबित हुए। ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने ऑर्गेनाइजेशन का मैनेजमेंट जिस तरीके से किया, जिस तरीके से उन्होंने साम्राज्य विस्तार भी किया और साथ में व्यापार भी किया, ये उनकी मजबूती को दर्शाता है। ठीक, दूसरा, अंग्रेजों की बंगाल विजय, इसने हिट पॉइंट किया। मैरियट ने कहा है कि डुप्ले जो है वो मद्रास में क्या कर रहा था, भारत की पूंजी खोज रहा था, ये सॉरी भारत की चाबी। ठीक है, कौन, डुप्ले। जबकि रॉबर्ट क्लाइव उसको कहां खोज निकाला, बंगाल में, प्लासी जीत के आ गया। ठीक है, आर्थिक और सैन्य सहायता पूरा इसको कहां से मिल गया, बंगाल से मिल गया, इसलिए वो मद्रास जीत। ठीक है, तीसरा पॉइंट क्या बोलता है, फ्रेंच जो नौसेना थी वो सबसे ज्यादा क्या निकली, कमजोर निकली, उसकी कमजोरी यहाँ पे क्या हुई, प्रदर्शित हुई। और तीसरा हम सबसे बात ये कहना चाहेंगे कि जो फ्रांसीसी जो गवर्नमेंट थी उसका प्रॉपर सपोर्ट किसको नहीं मिला, फ्रांसीसी कंपनी को नहीं मिला। ठीक है, जो उसको सहायता मिलनी थी, जिस तरीके को उसके साथ डील करनी थी, उस दोनों उसको क्या नहीं मिला, यहाँ पर नहीं मिला। ठीक है, दूसरा क्या, डुप्ले की वापसी हो गई। अगर इस समय फ्रांस की गवर्नमेंट डुप्ले को वापस नहीं बुलाती तो मैं मान के रहता हूं कि इतिहास भी इस बात को स्वीकार करता है कि डुप्ले यहाँ पर मद्रास में कुछ नई रणनीतिक चेंज ला सकता था। ठीक है, अगर उसको प्रॉपरली उसको गवर्नमेंट का सपोर्ट मिलता। ठीक, लाली की अदूरदर्शिता, जो काउंट डी लाली था उसने हैदराबाद से बुस्सी को हटाकर कहां बुला लिया, मद्रास बुला लिया युद्ध के लिए। ठीक है, एक तो उसको गिरफ्तार भी कर लिया गया बुस्सी को, है ना, और उसको भी बाद में छोड़ के उसको वहां भेजा गया, फ्रांस भेज दिया गया। ठीक है, दूसरी तरफ क्या, काउंट डी लाली, तो काउंट डी लाली ने जो अदूरदर्शिता दिखाई, जो विजन नहीं था उसके पास में, वो अदूरदर्शिता के कारण जो है ना वो क्या हुआ, वांडीवाश का युद्ध भी हारा और अपना क्षेत्र भी खो लिया। ठीक है, बाद में इसको वापस बुला के फ्रांस की गवर्नमेंट ने इस पर क्या चलाया, मुकदमा चलाया और इसको फांसी की सजा दे दी, किसको, काउंट डी लाली को। ठीक है, इसके बाद जो लास्ट पॉइंट है, यूरोप में फ्रांस की प्रतिकूल स्थिति। तो यूरोप में जो इस समय फ्रांस की जो स्थिति थी, इस स्थिति के अनुकूल जो है यहाँ पर वो क्या नहीं कर पाए, अपनी स्थिति को, है ना, मजबूत नहीं बना पाए यहाँ पे।
ठीक है, क्योंकि यूरोप में भी अब वो क्या हो रहे थे, डोमिनेट, मतलब डोमिनेट कहना चाहिए कि अंग्रेजों के प्रभाव में दब गए थे। ठीक है, यूरोप में भी अब उनकी क्या नहीं थी, मजबूत स्थिति नहीं थी। क्योंकि जर्मनी में जब बिस्मार्क आया है तो उसने भी सबसे पहले, क्योंकि जर्मनी और फ्रांस में क्या नहीं होती, जमती नहीं थी, तो जब बिस्मार्क आया है जर्मनी में तो उसके बाद उसने सबसे पहला काम किया है कि उसने अलग करने का प्रयास किया, किसको, फ्रांस को। ठीक है, किसको अलग करने का प्रयास किया, फ्रांस को। पूरे यूरोप की राजनीति में किसको अकेला छोड़ा, फ्रांस को अकेला छोड़ा, किसने, बिस्मार्क ने। अलग 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 संधि कर, त्रिराज्य संधि, त्रिराष्ट्र संधि, है ना, द्विराष्ट्र संधि, इस तरह की अलग अलग संधि कर ली ताकि कौन अकेला हो जाए, फ्रांस अकेला हो जाए। ठीक है, और इसी के कारण ना बाद में हम एक बड़े इंपैक्ट और बड़े परिणाम के रूप में हम लोग देखते हैं कि हम लोग के बीच में क्या हुआ, पहला वर्ल्ड वॉर हुआ। ठीक है, पहला क्या हुआ, वर्ल्ड वॉर। ठीक है, तो ये था आपका भारत में होने वाले एंग्लो फ्रेंच या आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध, या जिसे हम कर्नाटक युद्ध के नाम से जानते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। ठीक है, तो आप घर जाके क्या करोगे, है ना, नोट्स भेज दूंगा, अभी डल जाएगा ग्रुप में, है ना, उसके बाद अभी ऐप में भी डाल दे रहा हूँ, है ना, ऐप में भी देख लेना इसको दोबारा, इस वीडियो को। ठीक है, बाकी की वीडियोस भी अपलोड हो जाएंगे, तो इसको जाके अब क्या करोगे, एक बार रिवाइज करोगे। तो कहानी के रूप में क्या करना है, इसको रिवाइज करना है। युद्धों के लिए जब हम उसमें देखेंगे प्रीलिम्स में, तो एक कब हुआ, ठीक है, किसके और किसके बीच हुआ, उसका परिणाम या कौन सी संधि हुई, ठीक है, और दूसरा इसका कारण क्या था। ठीक है, तो कब, क्यों और कैसे के कॉन्सेप्ट में चलना, तो आराम से ये याद हो जाएगा शॉर्ट शॉर्ट उसमें, और उसकी घटनाओं को बस याद रखना कि हुआ क्या था। तो अभी प्रीलिम्स के लिए बहुत ज्यादा घटनाओं को याद रखने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ ये याद रखना कब हुआ, किसके किसके बीच हुआ, कौन सी संधि हुई थी और कारण क्या था, इतना एकदम शॉर्ट में। और जब हम मेंस में भी लिखेंगे ना, तो मेंस में भी ना इसी शॉर्ट डिटेल के साथ में ही लिखेंगे वो उसको, क्योंकि बहुत ज़्यादा शब्दों में लिखने का या बड़ा एनालिसिस करने का उसमें रीज़न नहीं रहता। अंतिम में बस ज़्यादा ज़्यादा ये पूछ सकता है कि फ्रांसीसियों की असफलता का कारण क्या था। तो असफलता के कारण तो बुलेट पॉइंट्स में बता चुका हूँ, उसी को डायरेक्ट अपने को क्या कर देना है, एग्जाम में लिख लेना है। ठीक है, क्लियर है। तो क्लास यहीं पर समाप्त करें हम लोग। ठीक है, तो कल मिलते हैं। ठीक है।